का रिजल्ट कब आएगा? इतना टाइम हो गया, अभी तक आंसर की भी रिलीज नहीं हुई है। क्या हम बैकअप ऑप्शन पे स्विच करना शुरू कर दें? क्या हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना स्टार्ट कर दें? क्या एनटीए सीयूईटी का रिजल्ट देगा भी या नहीं देगा? आंसर की रिलीज करेगा भी या नहीं करेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल चल रहे हैं आप सभी बच्चों के मन में क्योंकि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है कि एग्ज़ाम ख़त्म हुए को, कि अभी तक तो एनटीए को एटलीस्ट और कुछ ना सही तो अभी तक आंसर की तो रिलीज़ कर ही देनी चाहिए थी, बट अभी तक ना तो आंसर की का कुछ पता है, ना ही रिजल्ट का कुछ पता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एनटीए जो है वो अपना आंसर की कब रिलीज़ करेगा और रिजल्ट कब रिलीज़ करेगा, ठीक है। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एनटीए का जो सीयूईटी का जो रिज़ल्ट है उसका क्या सिनेरियो रहने वाला है, रिज़ल्ट जो है वो कब आएगा, कैसे आएगा, उसके बाद का क्या प्रोसीजर होने वाला है। सो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी एक्सप्रेस। और आज की वीडियो में हम यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सीयूईटी के अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो अभी तक कोई भी एक्चुअल डेट्स रिलीज़ नहीं की गई हैं, लेकिन जो सोर्सेज हैं उनसे ये पता चल रहा है कि आपका जो सीयूईटी का रिज़ल्ट है वो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आने वाला है। देखिए, आप सबको पता ही होगा कि एनटीए जो है वो नीट का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है और अंडर ग्रेजुएट लेवल भी एग्ज़ाम्स एनटीए कंडक्ट कराता है। तो अभी हुआ ये है कि एनटीए के पास सीयूईटी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी हैं जिसके ऊपर जो है वो एनटीए की क्रेडिबिलिटी डिसाइड होगी। इसीलिए अभी तक कोई भी एक्चुअल डेट्स तो नहीं मिली है, लेकिन हाँ, ये मानना जा रहा है कि सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक में आपका जो है वो सीयूईटी का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। ये हम भी मान रहे हैं कि आंसर की जो है वो अभी तक रिलीज़ कर देनी चाहिए थी, बट आंसर की भी अभी तक नहीं आई है। तो हो सकता है कि डायरेक्ट रिज़ल्ट ही आपको दे दिया जाए। अब रिज़ल्ट तो आ जाएगा, बट रिज़ल्ट आने के बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि आगे का के बाद नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो ये आ जाता है कि अच्छा, मान लेते हैं कि अभी आंसर की आ गई या फिर रिजल्ट आ गया, उसके बाद का क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ों में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। अगर इसके बाद भी जितना टाइम अगर हम लोग एज्यूम करके चले कि अभी और अगर 2 से 3 महीने लगते हैं आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने में, तो आपका सेशन जो है वो स्टार्ट होने में बहुत टाइम लग जाएगा, जो कि फ्यूचर में बच्चों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो अगर हम प्रेफरेंस लिस्ट की बात करें तो जो आपका सीयूईटी का रिज़ल्ट है उसके आ जाने के बाद आपको प्रेफरेंस लिस्ट फिल करनी है। यहाँ पे जो एक ट्विस्ट है वो ये है कि प्रेफरेंस लिस्ट फिल करने का जो टाइम है वो बच्चों आप लोगों को बहुत ही कम मिलने वाला है। जी हाँ, पहले जैसे अगर आपको 10 से 15 दिन अगर दिए जाते थे, तो अब आपको हो सकता है कि 2 या 3 ही दिन में या 4 ही दिन में आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फिल करनी हो। और प्रेफरेंस लिस्ट में आपको पहले की भी बहुत सारे वीडियोस में ये चीज़ समझा चुकी हूँ। प्रेफरेंस लिस्ट आपके पूरे एडमिशन प्रोसेस का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। अब आपको ये पता है कि प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो बनाने में आपको बहुत ज़्यादा कम टाइम मिलने वाला है, तो आपको पहले से ही इस चीज़ को लेकर के मतलब एक अंदाज़ा लगा करके कि आपका सीयूईटी का स्कोर क्या रहने वाला है, आपको अपनी एक टेंटेटिव कह सकते हैं कि आपको अपनी एक टेंटेटिव प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख लेनी चाहिए, ताकि आप अपना सीयूईटी का स्कोर कार्ड देख करके इजीली जो है वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को उस टाइम पे एडिट कर सकें।
यहाँ आ जाते हैं। ये थोड़ा सा हो सकता है आप लोग को टेक्स्ट जो है वो थोड़ा वो दिख रहा हो, बट कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस करने वाली है वो है काउंसलिंग राउंड। देखो, जैसे ही आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट फिल कर देंगे, आप लोगों के काउंसलिंग राउंड्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे आपकी टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ के। अब जब आपका काउंसलिंग राउंड चल रहा है, उस टाइम पे जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रोसेस जो है एडमिशन का वो बहुत ज़्यादा डिलेड चल रहा है, इसीलिए आपकी बाकी सारी चीज़ों में एनटीए जो है और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगी, इसलिए आपको हर चीज़ के लिए बहुत कम टाइम मिलने वाला है। इसीलिए आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो टू द पॉइंट होनी चाहिए। सबसे पहले आपका आ जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो आईपी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो बीएचयू से हो, या और कोई भी अदर यूनिवर्सिटी से हो जो कि आपने टारगेट करी है, जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं, आपको उसका पूरा का पूरा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट जो है वो अच्छे से समझना पड़ेगा, और जिस तरीके से उन्होंने बोला है उसी फॉर्मेट में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अपलोड से मेरा मतलब ये है कि जितना भी प्रोसेस है वो सारा का सारा आपका ऑनलाइन रहने वाला है। ऑफलाइन कहीं भी जाकर के आपको डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराने हैं। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे वो सारे के सारे ऑनलाइन ही किए जाएंगे, और आप खुद से भी उन्हें अपलोड कर सकते हैं। जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा, इन केस मान लेते हैं कि अगर आपके 10 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट जो है वो उसकी वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब आपको जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको एक ईमेल करेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि अगर हमने कोई गलत डॉक्यूमेंट डाल दिया तो हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, हमें वापस से उसको रेक्टिफाई करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको टाइम मिलेगा। आपको टाइम हर एक स्टेप के लिए मिलेगा। जितना भी स्टेप आपका CUET का स्कोर कार्ड आने के बाद से लेकर के आपका एडमिशन होने तक है, उस सब में आपको टाइम मिलेगा। बस यहाँ पर फ़र्क इतना पड़ जाएगा कि जितना टाइम आपको पहले मिल रहा था, पहले मिलता आपको, उससे बहुत कम टाइम अब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जो है वो यूनिवर्सिटी आपको ईमेल करेगी और फिर आपको वो डॉक्यूमेंट जो है वो रीवेरिफिकेशन के लिए भेजने को भी टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही से नहीं भरा है तो आपको काउंसलिंग राउंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कितनी भी अच्छे से भरी हो, पर अगर आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तरीके से नहीं चूज़ किया है, आपने अपने कोर्स के हिसाब से रिक्वायर्ड जो एग्ज़ाम्स थे सब्जेक्ट्स के वो नहीं दिए हैं। मान लेते हैं कि किसी उसमें आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक लैंग्वेज का कोर्स का आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, एक लैंग्वेज का आपने एग्ज़ाम दिया है, एक आपने GT का एग्ज़ाम दिया है, और मान लेते हैं आपने कुछ अदर सब्जेक्ट्स का भी एग्ज़ाम दिया है। अब अगर आपने कोई ऐसा कोर्स करना है जिसके लिए आपको लैंग्वेज और GT दोनों रिक्वायर्ड है, और अगर किसी बच्चे ने इसमें से एक चीज़ नहीं करी है तो आपको वो वाला कोर्स नहीं मिल सकता। जी हाँ, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको लैंग्वेज और GT दोनों देना है तो आपको लैंग्वेज और GT दोनों देना ही पड़ेगा। इसमें आप कोई भी वो नहीं कर सकते कि अच्छा नहीं दिया तो भी जुगाड़ से एडमिशन हो जाएगा, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपना कोर्स पहले से ही ध्यान में रख के भरना था, और आगे भी जो आप रेफरेंस लिस्ट में अपने कोर्सेज भरने वाले हैं वो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के ही भरना होगा। उसके बाद जब आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी, यानी कि जब आपको आपका कॉलेज मिल जाएगा, तो आप में से कोई भी बच्चा इस चीज़ का रिस्क नहीं लेगा कि हम तो बाद में देखेंगे। अगर आपको कॉलेज मिल गया है, ठीक है, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, चाहे वो कॉलेज हो जो आपने टारगेट किया ही नहीं था या आपको चाहिए ही नहीं था, फिर भी अगर आपको कोई कॉलेज मिला है, मान लेते हैं कि आपको SRCC टारगेट करना था, आपका टारगेट था कि मुझे SRCC में एडमिशन चाहिए, ठीक है, और आपको SRCC की जगह पे लेट्स से महाराजा अग्रसेन में
आपको महाराजा अग्रसेन में एडमिशन मिल गया, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो एसआरसीसी ना मिलने का दुख आपको नहीं मनाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ के लिए टाइम बहुत ज़्यादा कम मिलने वाला है, आपको अपने महाराजा अग्रसेन की जो सीट है वो लॉक कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आने वाले राउंड्स में कुछ कोई अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो वो आप उस टाइम पे सोच करके कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे जब आपको अपना पहला कॉलेज अलॉट हो चुका है उस पॉइंट पे आपको अपनी सीट जो है वो लॉक करनी ही करनी है, ठीक है। ये आप सबको, आई होप आप सबको ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो समझ आ चुकी होंगी। बच्चों देखो प्लीज़ अपने एडमिशन प्रोसेस को लेकर के बिल्कुल भी ढील मत देना, ठीक है, बिल्कुल भी केयरलेस मत होना। हर चीज़ के लिए आपको टाइम बहुत कम मिलने वाला है। अपडेटेड रहना कि क्या चल रहा है, एनटीए में क्या चल रहा है, डीयू में क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ों से आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरे के पूरे आपके करियर का सवाल है। एंड में मैं आप सबको यही एक चीज़ कहना चाहूँगी कि यार देखो, कॉलेज आपको कोई भी मिले, ठीक है, कॉलेज आप लोगों को कोई भी मिले, इतना पता होना चाहिए कि अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, ठीक है, तो आप लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही जाओगे, ठीक है। कॉलेज आपका कितना भी अच्छा हो, आपके लिए जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है आज के टाइम पे वो है स्किल्स। आपको अपनी स्किल इन्हांसमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करना है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को उसका मनचाहा कॉलेज नहीं भी मिल पाता है तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है आप उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए। आपने बैकअप ऑप्शंस रखे होंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के, अदर यूनिवर्सिटीज़ के, आप उनमें अप्लाई कीजिए और अपनी स्किल्स के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। गिवन दैट आपको कोई भी कॉलेज मिले, आपको अपनी स्किल इन्हांसमेंट वो पूरे 3 साल तक करना है कि आपकी स्किल्स जो है वो इन्हांस हो सके, ताकि कल को अगर आपकी प्लेसमेंट की बारी आती है आपके कॉलेज से ज़्यादा और आपके नंबर्स से ज़्यादा आपकी स्किल्स मैटर करेंगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों से भी अगर आप बात करेंगे तो भी आपको यही रिव्यू मिलने वाला है कि डू नॉट रन आफ्टर योर मार्क्स, डू नॉट रन आफ्टर व्हाट कॉलेज यू आर गेटिंग, जस्ट रन आफ्टर इन्हांसिंग योर स्किल्स, ठीक है। तो सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को कैसे आगे क्या करना है और सीयूईटी का रिज़ल्ट कब आने वाला है। तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिएगा और जैसे ही ये रिज़ल्ट आ जाए आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट पे काम करना शुरू कर दीजिएगा, उसमें हम लोग आपकी हेल्प करवाएंगे, ठीक है। तो ये था इस वीडियो के लिए। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने थॉट्स जो हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग CUET एक्सप्रेस।